गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफलॉजी। आज हम बायोलॉजी का एक ऐसे सवाल का जवाब जानने वाले हैं जो नीट या फिर और कि जितने भी अ, जैसे कि CUET या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर ऑल जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है। इस जो है ना, ये जो क्वेश्चन है, व्हाई डज नॉट आवर स्टमक डाइजेस्ट इटसेल्फ। ठीक है, मतलब जो स्टमक होता है वो खुद को क्यों नहीं पचाता। इस वीडियो में हम समझेंगे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, म्यूकस लेयर है और स्टमक की जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है ना, उसको हम बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पर समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हमारा पेट इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल एसिडिक बनाता है, एसिड बनाता है ना, कौन सा एसिड बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। हम सभी जानते हैं कि वो जो है वो खाना तक को पूरा पचा देता है। तो फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यही एसिड हमारे पेट को क्यों नहीं पचा लेता। आखिर जो हमारा स्टमक है वो खुद को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाता है। ठीक है, इसका आंसर हम अ, यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, पहली स्लाइड पर आते हैं, एन एसिडिक पावर हाउस। देखिए, जो हमारा पहला स्लाइड है क्या बोल रहे हैं। देखो, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारा स्टमक रिलीज करता है ना, उसका नेचर कितना होगा, जो पीएच होता है कितना होता है, 1.5 होता है। मतलब हाईली एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, मतलब ये क्या है, बैटरी का जो एसिड होता है उससे, उसकी तुलना में या फिर कई मामलों में इससे भी ज्यादा हाईली हाईली एसिडिक नेचर का हो जाता है जो हमारा HCl होता है। ठीक है, इसकी पीएच वैल्यू याद रखिए 1.5। जहाँ पीएच वैल्यू 1.5 है, आप जानते हैं ना, पीएच स्केल जो होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है। जैसे 0 से लेकर के 7 तक हम जाते हैं, तो जो हमारा जो नेचर होता है, एसिडिक नेचर जो है वो बढ़ता जाता है। लेकिन वहीं पर हम 0 से 1 के बीच में रहें तो हमारा जो एसिड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जो एसिड होता है, एसिडिक नेचर जो नेचर होता है वो, तो इसलिए 1.5 क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि जो एसिड है, जो HCl एसिड है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये स्टमक को खुद क्यों नहीं पचा लेता है। ठीक है, ये खाने को तो बहुत अच्छे से पचा लेता है। तो सवाल यही आता है कि ये स्टमक को खुद को जो मतलब ये स्टमक को खुद क्यों नहीं खा लेता या फिर पचा लेता। ठीक है, तो अ, इसके पास जो स्टमक होती है ना, उसके पास सुपर प्रोटेक्शन लेयर होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे स्लाइड पर। हम देखिए, देखो, द द थ्री पिलर्स ऑफ डिफेंस। ठीक है, अब तक हमने पूरे स्टमक डिफेंस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू देखा था। ठीक है, क्या देखा हमने, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कैसा है, उसका नेचर है ना, किसकी तुलना की जा रही है वहां पर, जो मतलब किसकी तुलना तो नहीं, कंपेयर तो नहीं, यहाँ पर जो बैटरी एसिड होता है ना, लगभग लगभग उसका जो पीएच होता है उसी के समान होता है जो हमारा HCl होता है, उसका पीएच की वैल्यू जो होती है वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहला क्या आता है, द पहला पिलर क्या आता है हमारा, म्यूकस बैरियर। म्यूकस बैरियर क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव जेल की तरह काम करती है। और इसके अंदर मौजूद बाइकार्बोनेट्स है ना, इसके अंदर मौजूद जो बाइकार्बोनेट एसिड होती है वो क्या करते हैं, इसके अंदर मौजूद बाइकार्बोनेट एसिड को न्यूट्रलाइज करके स्टमक सेल्स को सुरक्षित रखते हैं, मतलब प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो म्यूकस बैरियर होती है वो क्या करती है, अ फिजिकल एंड केमिकल बफर कंटेनिंग बेसिक बाइकार्बोनेट आयंस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी एट द सेल सरफेस। ठीक है, जो म्यूकस बैरियर है ये प्रोटेक्टिव जेल की तरह काम करते हैं और इसके अंदर मौजूद बाइकार्बोनेट एसिड मतलब वही HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करके स्टमक सेल को प्रोटेक्शन का काम, मतलब प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, प्रोटेक्शन का यहाँ पर प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड आते हैं टाइट जंक्शन। अब ये क्या है, इसको देखिए, इम्परमिएबल सेल टू सेल फ्यूजन जंक्शन दैट सील स्टमक सेल्स प्रिवेंटिंग एसिडिक फ्लूइड लीकेज। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये सेल्स के बीच लगे जो मॉलिक्यूलर लॉक होते हैं ना, ये क्या होता है, जो टाइट जंक्शन है वो क्या होता है, ये जो सेल्स होती है ना, हमारी जो सेल्स होती है उसके बीच मॉलिक्यूलर लॉक्स होता है, जो एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेल के अंदर घुसने से क्या करता है, रोकता है ना, अंदर जाने से रोकता है।
ठीक है। अब थर्ड आता है जो हमारा रैपिड रिन्यूअल है। ये क्या होता है? देखो, अगर कुछ सेल डैमेज भी हो जाए तो स्टेम सेल्स जो होती है ना, जो हमारी स्टेम सेल्स होती है, वो लगातार नई सेल्स बना करके उन्हें रिप्लेस कर देती है। इसीलिए स्टमक अपनी लाइनिंग को बार बार क्या करता है, बनाते रहता है, रिन्यू करता रहता है। समझ में आया? तो ये क्या है, रैपिड रिन्यूअल। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, द म्यूकस बाइकार्बोनेट बैरियर, ये क्या होता है बेटा? देखिए यहाँ पर अब सवाल आता है कि जो इतना खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारा स्टमक खुद को कैसे बचा लेता है ना? इसका पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लेयर कौन सा होगा? म्यूकस होगा। ठीक है, अभी हमने ओवरव्यू देखा है ना, अब इसको हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, इसका पहला और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टिव लेयर कौन सा होगा? म्यूकस होगा। ये बाइकार्बोनेट की बैरियर होती है, अभी हमने देखा। ठीक है, देखिए इसका काम होता है, इसका काम क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं, इसको देखिए। सबसे पहले हम डायग्राम में देखते हैं। सबसे ऊपर क्या है? गैस्ट्रिक कैविटी होती है। गैस्ट्रिक कैविटी मतलब हाईली एसिडिक नेचर का होगा, 1.5 से 2 होगा, मतलब कि गैस्ट्रिक कैविटी मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर? गैस्ट्रिक कैविटी जहाँ जो है एसिड का पीएच लगभग कितना हो रहा है? 1.5 से 2 तक हो रहा है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट है यहाँ पर, किसका? गैस्ट्रिक कैविटी का। ठीक है, डायग्राम देखते चलिए यहाँ पर। अब देखिए, जो एसिड होता है सीधे स्टमक की सेल को टच नहीं करता। ठीक है, आप देख सकते हैं सीधे ही स्टमक की सेल को टच नहीं कर रहा है ना? क्योंकि बीच में एक मोटी सी चिपचिपी सी म्यूकस की लेयर होती है। ठीक है, तो यही जो हमारा इम्पोर्टेंट और जो लेयर होती है स्टमक की का, तो कौन सा लेयर होता है? वो म्यूकस लेयर होता है। ठीक है, इस म्यूकस के अंदर बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन मतलब कि HCO3 माइनस, मतलब इसी को बोलते हैं हम बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, एक क्या होता है, नेचुरली एंटा एसिड की तरह काम करता है। कैसे काम करेगा? नेचुरली एंटा एसिड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कौन? ये जो जो बाइकार्बोनेट आयन है वो। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ही एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, इस लेयर में एंटर करेगा। कौन सी लेयर में एंटर करेगा? म्यूकस वाली लेयर में एंटर करेगा। तो बाइकार्बोनेट जो बाइकार्बोनेट है वो उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। अभी तो हमने पढ़ा है ना, यहाँ पर पढ़ा हमने क्या जो काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसको हम यहाँ पर पढ़ा, उसी को हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो गैस्ट्रिक कैविटी होती है जिसकी जो हाईली एसिडिक नेचर होता है, 1.5 से 2 इसका पीएच मान होता है। ठीक है, ये क्या करता है, डायरेक्टली स्टमक की सेल से डायरेक्ट कांटेक्ट पे नहीं है, इसके बीच में एक मोटी सी चिपचिपी सी लेयर पाई जा रही है, किसकी? म्यूकस की। म्यूकस में क्या होगा, इसमें क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। बाइकार्बोनेट आयन क्या करते हैं, जैसे ही जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, गैस्ट्रिक कैविटी जो है ना, जो हमारा हाईली एसिडिक जो नेचर है, वो क्या करता है, बीच में मतलब एंटर करेगा। कहाँ एंटर करेगा? जैसे ही म्यूकस में एंटर करेगा तो उसका जो म्यूकस का जो बाइकार्बोनेट आयन है वो क्या करता है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्लियर? ओके, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट होता है, जहां स्टमक की सेल होती है वहां पीएच लगभग 7 हो जाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है। अगर 7 हो गया, आप सभी जानते हैं, अगर पीएच 7 हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। समझ में आया? यानी सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स की दूरी में जो पीएच है वो 1.5 से बढ़ करके कितनी हो जा रही है, 7 हो जा रही है। इंटरेस्टिंग है ना? यही पीएच ग्रेडियंट हमारे स्टमक को इस एसिड से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, समझ में आया? अगर ये म्यूकस की लेयर नहीं होती, किसी कारण से डैमेज हो जाती है, तो एसिड जो है वो सीधे स्टमक की दीवार पर, स्टमक की वॉल पर क्या करता है, अटैक करता है और धीरे धीरे अल्सर बनने लगते हैं। तो समझ में आया बच्चों, जो अल्सर है वो कैसे बनता है? ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं आगे जो हमारा स्लाइड है उस पर। देखिए, जो हमारा सेकंड लेयर है, टाइट जंक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूलर लॉक्स, ये क्या होती है इसके बारे में देखो। अभी हमने देखा कि म्यूकस बाइकार्बोनेट बैरियर एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा एसिड इस बैरियर को भी पार कर जाता है तब क्या होगा? ठीक है, इसके बारे में देखते हैं।
यहीं पर शुरू होती है स्टमक की दूसरी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, टाइट जंक्शन, जिसे आप मॉलिक्यूलर लॉक्स भी बोल रहे हो, ठीक है। इस डायग्राम को देखिए आप, यहाँ दो स्टमक सेल है, ठीक है, यहाँ दो स्टमक सेल दिख रहे हैं आपको। इनके बीच छोटे छोटे प्रोटीन लॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है, इनके बीच क्या है, छोटे छोटे प्रोटीन्स के लॉक्स लगे हुए हैं। ये इतने मजबूत होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम इनके बीच में अंदर नहीं जा पाते, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला, डायग्राम देख सकते हैं आप, ठीक है, डायग्राम में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ये जो है यहाँ पर दो स्टमक सेल है, गैस्ट्रिक सेल ए, गैस्ट्रिक सेल बी, ठीक है, इनके बीच क्या है, प्रोटीन के छोटे छोटे लॉक्स लगे हुए हैं। ये लॉक जो है वो क्या करता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये क्या करता है, एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है ना, इनके बीच में अंदर नहीं जा सकते, इनके अंदर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसे ऐसे समझे, मान लीजिए दो कमरे हैं, दो कमरों के बीच एक वाटरप्रूफ डोर लगा हुआ है, ठीक है, दरवाजा लगा हुआ है। बाहर चाहे कितना भी पानी हो, लेकिन वो जो है वो दूसरे कमरे में नहीं जा सकता। बिल्कुल इसी तरह, है ना, जो टाइट जंक्शन है, टाइट जंक्शन एसिड को सेल्स के बीच लीक होने से क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है। क्लियर हुआ? यानी अगर एसिड म्यूकस लेयर को भी पार कर ले तो टाइट जंक्शन उसी सेल के अंदर या नीचे के टिश्यू तक पहुंचने नहीं देता है। इसीलिए स्टमक की दीवार जो है वो, स्टमक की जो वॉल होती है वो क्या होती है, प्रोटेक्ट रहती है। क्लियर हुआ? समझ में आया? लेकिन लेकिन अगर ये टाइट जंक्शन भी किसी इन्फेक्शन या फिर लंबे समय तक पेन किलर मेडिसिन लेने की वजह से डैमेज हो जाए, है ना, वीक हो जाए, तो क्या होगा, एसिड जो है वो अंदर घुस जाएगा। अगर यही आगे चल कर के क्या करता है, इन्फ्लामेशन और गैस्ट्रिक अल्सर का कारण बन सकते हैं। समझ में आया? तो बहुत सारा हमने यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान रहे हैं, ठीक है, अल्सर का कारण कैसे हो रहा है, अल्सर मतलब अल्सर जो है वो कैसे बनने को आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे, देखिए। अब देखो जो हमारा थर्ड थर्ड जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्टिव लेयर है वो क्या है। अब तक हमने क्या देखा था, जो स्टमक होता है, स्टमक जो है वो एसिड से कैसे बचता है। लेकिन एक और खतरा है, पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ता है। और याद रखिए, हमारा जो स्टमक है, हमारे स्टमक की सेल्स भी प्रोटीन से बनी होती है ना, अभी हमने क्लियर किया था ऊपर ही। तो सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर पेप्सिन इतना शक्तिशाली, इतना स्ट्रॉन्ग है, तो वो जो है वो स्टमक की सेल्स को भी नहीं पचा पाएगा, है ना। इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर एक बहुत ही स्मार्ट, जो हमारा बॉडी है, जो हमारी बॉडी वो क्या है, बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाता है। कैसे अपनाता है उसको देखिए। चीफ सेल जानते हैं आप, चीफ सेल क्या होती है, कि जो चीफ सेल्स होती है ना, चीफ सेल्स कभी भी एक्टिव पेप्सिन नहीं बनाती। जो चीफ सेल्स होती है वो कभी भी एक्टिव पेप्सिन नहीं बनाएंगी, वो हमेशा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ इनएक्टिव पेप्सिनोजन, ठीक है, यहाँ पर देखिए। जो चीफ सेल्स होती है वो कभी भी एक्टिव पेप्सिन नहीं बनाती। ये क्या करती है, ये सबसे पहले एक इनएक्टिव फॉर्म बनाती है जिसे पेप्सिनोजन कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सबसे पहले इनएक्टिव फॉर्म बना रही है जिसको हम बोल रहे हैं पेप्सिनोजन, ठीक है। जो पेप्सिनोजन होता है वो बिल्कुल सेफ होता है। जब तक ये चीफ सेल के अंदर रहेगा, तब तक किसी भी प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे ही ये पेप्सिनोजन स्टमक की एसिडिक इन्वायरमेंट में पहुंचता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, उसे एक्टिव पेप्सिन में बदल देता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो पेप्सिनोजन है, जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन है, वो जैसे स्टमक की एसिडिक एनवायरनमेंट में पहुंचेगा तो क्या करेगा, जो HCl होता है वो क्या करेगा, उसे एक्टिव पेप्सिन में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप डायग्राम में। जब पेप्सिन सिर्फ खाने में क्या करती है, जो पेप्सिन है वो क्या करती है, सिर्फ खाने में जो हम प्रोटीन लेते हैं उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। स्टमक की सेल को डाइजेस्ट नहीं करती, सिर्फ खाने में जो हम प्रोटीन ले रहे हैं उसको क्या करेगी, डाइजेस्ट करेगी, ठीक है, तोड़ेगी उसको। क्लियर हुआ? इसे आप ऐसे समझो, जैसे एक बंद कैंची को मतलब एक बंद कैंची है ना, किसी को काट नहीं सकती। एक बंद कैंची मतलब कि नॉर्मल कैंची रखी हुई है, वो क्या है, किसी को काट नहीं सकती। लेकिन जैसे ही उसको खोल दिया जाता है, ठीक है, वो काम करने लगती है। वैसे ही जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन भी एक बंद कैंची की तरह काम कर रही है, कैंची बोल रही हूँ ना। हाँ, और जो एसिड है वो क्या है, उसे खोल करके क्या करते हैं, एक्टिव
पेप्सिन बना देता है। समझ में आया? अब यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये बंद कैंची मान लो, मतलब यहाँ पर मानना है, ठीक है। और ये क्या है, खुली हुई कैंची हुई है, कैंची है, ठीक है। समझ में आया? तो ये क्या है, टिप सेल का काम है हमारा, पेप्सिनोजन का काम है। पेप्सिनोजन जो है इनएक्टिव से कैसे एक्टिव बन रहा है, जो एक्टिव पेप्सिन है वो खाने में जो हम प्रोटीन खा रहे हैं उसको ही डाइजेस्ट करेगी, ना कि स्टमक की सेल को। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं लिखा क्या हुआ है, ठीक है। द इनएक्टिव सिक्रेशन स्ट्रेटजी, in addition to acid the stomach secretes a meat digestive enzymes called pepsin. Clear हुआ? Because our own cells are made of proteins, active pepsin would digest stomach cells immediately. To bypass this self-destruction, chip cells manufacture and secrete an inactive precursor called pepsinogen. Clear है? This molecular precursor is completely safe and inert. Clear हुआ है? हम तो यहाँ पर clear कर लिए इसको, है ना? It undergoes a structural shift and transform into active passive only after containing the acidic lumen environment. Clear हुआ? Okay. I hope आपको यहाँ तक clear हो गई होगी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो हमारा फोर्थ है कांस्टेंट रीबर्थ, मतलब सेल टर्नओवर, ये क्या हो रहा है। अब तक हमने तीन प्रोडक्टिव लेयर के बारे में देखा, म्यूकस लेयर, टाइट जंक्शन और पेप्सिनोजन। लेकिन अब मान लीजिए इन सबके बावजूद कुछ स्टमक सेल्स डैमेज हो जाए, तब क्या होगा। यही आता है स्टमक का सबसे इम्पोर्टेंट जो सीक्रेट होता है, कांस्टेंट सेल टर्नओवर। मतलब इस डायग्राम को यहाँ पर देखिए, सबसे नीचे स्टेम सेल है ना, दिख रहा है ना, ये बड़ा सा जो गोला जैसे दिख रहा है, क्या है, स्टेम सेल्स है ना। सबसे डायग्राम में देखिए सबसे नीचे क्या है, स्टेम सेल्स यहाँ पर मौजूद है। ये लगातार नई सेल्स बना रही है। स्टेम सेल का क्या काम, क्या होता है, लगातार नई सेल्स का बनाना, फिर नई सेल्स को बनाना। जो नई सेल्स है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव कर रही है, देखिए आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। और पुरानी या फिर डैमेज हो चुकी सेल क्या है, उसकी जगह ले रही है, ठीक है। देखो ये क्या है बेटा, ये डैमेज सेल है, जो हल्का कलर का दिख रहा है ना, वो क्या है, डैमेज सेल है। डैमेज सेल को क्या करिए, वो धीरे धीरे रिमूव करे और आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। समझ में आया? जो पुरानी सेल सरफेस से निकल करके अपने आप क्या कर रही है, हट जा रही है, ठीक है। यानी जो हमारा स्टमक है सिर्फ एसिड से ही नहीं बचाता, बल्कि लगातार खुद की रिपेयर भी करते रहता है, ठीक है। सबसे हैरानी वाली बात यहाँ पर आती है कि स्टमक की सरफेस लाइनिंग जो है, जो सरफेस लाइनिंग है, लगभग 3 से 7 दिनों में नई बन जाती है, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो स्टमक की जो सरफेस लाइनिंग होती है वो हर 3 से 7 दिनों में बनती जाती है, नई हो जाती है, ठीक है, नई नई बनती जाती है। इसलिए छोटी मोटी डैमेज जो है वो लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। क्लियर हुआ? इसे ऐसे समझो, जैसे किसी सड़क पर गड्ढा बनते ही जो रिपेयर टीम है उसको तुरंत आकर के ठीक कर देता है ना, उसी तरह स्टेम सेल जो होती है वो क्या करती है, हर समय नई सेल्स बना करके पुराने वाले को क्या करती है, रिप्लेस करती है। और स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसको बनाती जाती है। क्लियर हुआ? जो यही मेन रीजन है कि जो हमारा स्टमक है हर दिन इतने हाईली एसिडिक नेचर, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, और एंजाइम्स होता है, उसके बीच काम करने के बावजूद नॉर्मली क्या करता है, नॉर्मली प्रोटेक्ट रहते हैं, ठीक है। समझ में आया? ओके। तो क्या लिखा हुआ है हमारा, पढ़ लेते हैं एक बार। कॉन्टिन्यूअस सेलुलर एस्केलेटर, मतलब यहाँ पर देखिए, बिकॉज द स्टमक इज अ हार्श डाइजेस्टिव सिस्टम, आउटर सेल्स सफर माइक्रो डैमेज फ्रॉम एसिड एंड मैकेनिकल फ्रिक्शन डिस्पाइट केमिकल सेल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसकी पूरी थ्योरी समझा दी है यहाँ पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन प्रोटेक्टिव फेल्स पेप्टिक अल्सर। अब देखो, अब तक हमने देखा कि हमारा जो स्टमक है खुद को बचाने के लिए चार मेजर जो लेयर होती है उसका उसका कैसे कैसे यूज कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है, अगर ये जो जितनी भी हमने यहाँ पर प्रोटेक्टिव लेयर पढ़ी, अगर वही फेल हो जाए तो क्या होगा, है ना। यही से शुरू होती है पेप्टिक अल्सर की जो समस्या है, वो यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। इसके सोर्स दो जो है वो सबसे मेन रीजन है। क्या क्या रीजन है, पहला रीजन है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये क्या है, बैक्टीरिया है बेटा। ये क्या है, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है बैक्टीरिया जो है, वो क्या करता है, ये बैक्टीरिया स्टमक की म्यूकस लेयर के अंदर क्या कहीं छिप जाता है और धीरे धीरे उसको क्या करता है, वीक करता है, कमजोर करने लगता है। जब ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो टूट जाती है तो
जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है वो सीधे स्टमक की सेल्स पर हमला करती है, अटैक करती है। इससे क्या बनते हैं, घाव बन जाते हैं, जिसे हम पेप्टिक अल्सर बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? ये जो बैक्टीरिया है वो आपको याद रखना है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो बैक्टीरिया है उसको आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, लिखा क्या हुआ है, द बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पायलोरी हैज इन्वॉल्व टू सर्वाइव हाई एसिडिटी, it burrows deep into the stomach protective mucus lining. Once deep inside, the bacteria secrete enzyme that degrade the bicarbonate mucus, exposing unprotected cells below the stomach acid and causing localized gastric ulcers या फिर पेप्टिक अल्सर। ठीक है, अब दूसरा मेन रीजन क्या है यहाँ पर देखिए, पेन किलर मेडिसिन को हम लंबे समय तक अगर लेंगे ना तो इससे भी क्या होता है, पेप्टिक अल्सर बनने का कारण बनता है ये। ठीक है, ये जो दवाइयाँ होती है वो क्या होती है, जैसे कि ये क्या करती है, ये जो दवाइयाँ होती है जो मतलब पेन किलर जो होती है वो क्या करती है, ये केमिकल सिग्नल्स को कम कर देती है। केमिकल सिग्नल्स को कैसे कम करेगी, जैसे कि जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट बनने में मदद करते हैं, है ना, ऐसे केमिकल सिग्नल जिसको जो क्या करते हैं, म्यूकस और बाइकार्बोनेट बनने में मदद करते हैं, उसको क्या कर देती है, ऐसे सिग्नल्स को वो कम कर देती है जब हम ऐसे खतरनाक पेन किलर लेते हैं उसको तब। ठीक है, जब म्यूकस कम बनने लगेगा तो स्टमक की नेचुरल जो प्रोटेक्शन होती है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, और एसिड जो है उसकी दीवार को नुकसान पहुंचाने लगता है। ठीक है, एसिड जो है वो स्टमक की वॉल को फिर से क्या करेगा, अफेक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर समस्या जो है वो एसिड नहीं है। क्या समस्या है, असली समस्या तब होती है जब स्टमक की प्रोटेक्टिव शिल्ड जो है वो कमजोर पड़ जाती है। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा मेन यहाँ पर डायग्राम है उसको देखिए, चार्ट को ध्यान से देखिए आप। सबसे बड़ा हिस्सा क्या दिख रहा है आपको, 60% किसका दिख रहा है यहाँ पर, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, मतलब कि एच पायलोरी बैक्टीरिया से जुड़ा होता है। ठीक है, देखो एच पायलोरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन देखिए है 60%। यहाँ पर क्या हो रहा है, पेप्टिक अल्सर का सबसे बड़ा कारण क्या है यहाँ पर, सॉरी हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो बैक्टीरिया होती है वो सबसे बड़ा पेप्टिक अल्सर का कारण बनती है। 20 कितना परसेंट, 60%। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है स्टमक की प्रोडक्टिव म्यूकस लेयर को नुकसान पहुंचाती है, जिससे एसिड जो है वो सीधे स्टमक की लाइनिंग तक पहुंच जाती है और क्या बनता है, अल्सर बनने लगता है। ठीक है, छाले पड़, इसको हम अल्सर को हम क्या बोलते हैं, छाले पड़ जाना पेट में। ठीक है, दूसरा सबसे मेन रीजन क्या होता है, दूसरा सबसे बड़ा मेन रीजन क्या होगा यहाँ पर देखिए, जो हमने तो ये भी, हाँ दूसरा सबसे बड़ा पेन किलर है ना, पेन किलर क्या है, 30% कारण बनेगा पिप्टिक अल्सर का, और साथ ही साथ जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो क्या है, 10% कारण बनते हैं पिप्टिक अल्सर का। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए वीडियो को यहीं करते हैं और मिलते हैं एक बायोलॉजी के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।